दिल्ली के अंदर इंसान नहीं मर रहे, इंसानियत मर गई है। हाँ भेज दो, मैं करा दूंगा। ये टूट रहे हैं यार, ये बड़ा अभी तक जो हमने मैक्सिमम कैरी किए, मैंने एक दिन में 115 कैरी किए एक दिन के अंदर, विदाउट एनी सिंगल पाई चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट। और उस 115 में से 40-45 एक दिन में ऐसी होती है जो घरों से उठाते हैं। जब से कोरोना शुरू हुआ है मार्च 2020 से पहला केस हमारे पास इस प्रकार का है, क्योंकि आज दुनिया इतनी स्वार्थी हो चुकी है कि बेटा बात को हाथ लगाने को तैयार नहीं है, सब कुछ है, लास्ट में कुछ छोड़ के भाग जाएगा। इसे आप क्या समझते हैं? बेगैरत हो गए। पहली बार जब हुआ था तो बुजुर्ग कहता था, इस बार यंग ज्यादा है। ऐसे मतलब 20 परिवार है जिनके घर से 1, 2, 3, 4 लोग पके हैं, तो यहाँ से उनके बहुत बड़ी त्रासदी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सेवा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं राजनीति.com। आज हमारे जो मेहमान हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने समाज सेवी के रूप में काम शुरू किया और आज उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। हमारे साथ जितेंद्र सिंह शंटी जी मौजूद हैं। नमस्कार शंटी जी, सबसे पहला सवाल यही है कि अब तक का जो सफर है आपका, समाज सेवी के तौर पे शुरू हुआ, उसके बाद आप पॉलिटिक्स में भी आए और वहां पे भी आपने अच्छा काम किया, और आज आपके काम से प्रसन्न होकर भारत सरकार ने उसको बकायदा नोटिस किया और उसके बाद आपको पद्मश्री के रूप में सम्मानित किया गया। देखिए, जीवन में जब दुख आता है तो सुख भी आता है, और ये ईश्वर ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है। हम घबरा जाते हैं कई बार दुख में। मैं जब छोटा था और मैं शायद 19 साल का था तो मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। तो काम सेट करने में, बिजनेस सेट करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। बहुत गरीबियत से शुरू किया मैंने अपना बिजनेस, फिर शादी करी। छोटा मोटा जो इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में भी था, तो उसमें करते 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 बस लगे रहे। उधर भी इंटरेस्ट रखते रहे और सेवा में भी रखते रहे। सेवा में ईश्वर ने 95 में मुझे एक ऐसा जुनून पैदा कर दिया कि मैंने जब देखा एक गरीब आदमी निगम बोध घाट पर अपने बच्चे के दाह संस्कार के लिए लोगों की जली हुई लकड़ियों के टुकड़े उठा के संस्कार कर रहा है, तो हमें लगा यार ये तो राष्ट्रीय राजधानी में हमारे लिए बहुत बड़ा एक तमाचा है कि जहाँ लोग करोड़ों रुपए के फ्लैट में रहते हों, करोड़ रुपए की कार में घूमते हों, जन्मदिन पे पैसे लगाते हो, वहाँ एक बंदा अपनी लाश लेके बैठा है बच्चे की, तो क्यों नहीं हम कर सकते काम। मैंने वो पहला संस्कार कराया था। उसके बाद हमारे दोस्तों ने मीटिंग करी, डिसाइड करा हमने कि हम शहीद भगत सिंह सेवा दल बनाएंगे। और आज 27 साल निकल गए। कोरोना आने से पहले 25 साल हो चुके थे और हम 50,000 से ज़्यादा डेड बॉडी क्रिमेट कर चुके हैं। और एम्बुलेंस, शव वाहन, ब्लड डोनेशन, सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ती चलेगी। एयर कंडीशन मोर्ची बॉक्सेस, वो इतना बढ़ता चला गया कि कोविड आने तक हमारे पास 12 एम्बुलेंस और शव वाहन तैयार खड़े थे। अच्छा, कोरोना का जो समय था वो काफी ज्यादा एक तरह से कहें कि दुखदाई था पूरे देश के लिए। हर तरफ से समस्याएं, हर तरह से आफत आ रही थी। आपका भी परिवार रह रहा था दिल्ली के अंदर, यहाँ पर भी हर तरफ से परेशानी थी, तो आपने भी तो प्रॉब्लम्स फेस की होंगी ना। लेकिन उस दौरान आपने
आगे आए और आपने आगे बढ़ चढ़ के लोगों की सेवा की। कई सारे आपने शवों का दाह संस्कार किया, और ऐसे में किया जब लोग एक दूसरे को छूने से, एक दूसरे के पास आने से घबरा रहे थे। आपको भी तो डर लगा होगा। नहीं, जो आदमी जिस फील्ड में रहता है, जैसे तैरने वाला आदमी 200 मीटर में भी छलांग मार देगा, बिजली वाला नंगी तार पकड़ लेता है। हमारा जो 25 साल का एक्सपीरियंस था डेड बॉडी मैनेजमेंट का, वो बहुत काम आया। मेरे ड्राइवर, मेरे वॉरियर, मेरी फैमिली, यहाँ तक कि मेरा जो छोटा बेटा जो होता है वो लंदन से मास्टर करके आया डिजास्टर मैनेजमेंट में। वो सारी चीज़ें जुड़ती चलेगी। और जैसे ही कोविड आया और दिल्ली के प्रशासन ने हमसे कहा कि एम्बुलेंस और शव वाहन दे सकते हैं, मेरे कई दोस्तों ने मना भी किया, यार ये मौत का मंजर है। मैंने कहा नहीं यार, हम 25 साल से सेवा कर रहे हैं ना, आज हमें देश हमारी सेवा मांग रहा है तो हमको घर नहीं बैठना है, सेवा करनी है। और हम जुट गए उसमें। और एक ड्राइवर हमारा शहीद हुआ पहले उसमें 2020 में। मैं, मेरे बच्चे, मिसिस सब कोविड में चले गए, और मैं और मेरा छोटा बेटा तो डेथ बेड में चले गए थे। लेकिन जज्बा काम आया, क्योंकि अगर आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर जुनून है ना, तो ईश्वर ही मदद करता है उसमें। कि हम लोग मरते मरते वापस आ गए। उसके बाद जज्बा ये रहा कि यार अब क्या बच ही गए हैं तो अब जीवन देश के नाम है, अब पीछे नहीं हटेंगे। फिर तो याद है कि दूसरे दौर में तो शमशान घाट से मैं बाहर ही नहीं निकला, वहीं एम्बुलेंस में लेट जाता था, घड़ी 2 घड़ी। अदरवाइज़ एक रात में 200 डेड बॉडी की एवरेज हो गई थी। वो तो कहर था, मंजर था कहर का। अच्छा, वो एक मंजर ऐसा था जब परिवार के लोग ही अपने किसी परिजन की डेड बॉडी को हाथ लगाने से कतरा रहे थे। ऐसे में आपसे संपर्क किया जाता था, आप उनके घर पहुंचते थे, तो क्या सिचुएशन होती थी? ऐसा कुछ आपने सिचुएशन देखी कि फटाफट ले जाइए हमारी डेड बॉडी को, या इसका संस्कार करा दीजिए, हम इसको छूएंगे नहीं, ऐसा कोई आपके सामने? कोई नहीं, सारे ऐसे थे। और मैक्सिमम सब पैसे वाले लोग थे, हाथ नहीं लगाते थे डेड बॉडी को, पैकिंग भी नहीं करवाते थे, ऊपर से नीचे लाने तो उसमें भी हाथ नहीं लगाते थे। लेकिन जाते जाते ये कहते थे दर्शन करा दो, तो हम सोचते थे शायद इनके दिल में दया आ गई है, ममता आ गई है। लेकिन दर्शन करने के नाम पे किसी ने बाप की अंगूठी उतारी हीरे की, और किसी ने माँ की बालियाँ उतारी, किसी ने अंगूठे लगवाए। सारे कर्म हमने अपनी आंखों से देखे। बहुत ही निर्लजता के साथ लोगों ने रिश्तों को दरकिनार कर दिया। और जिनके लिए माँ बाप झूठ बोलते हैं, मेहनत करते हैं, चोरी चकारी करते हैं कि बच्चों के लिए कुछ करें, उन बच्चों ने साथ नहीं दिया। और जो बाहर बैठे थे वो तो हमको फ़ोन कर देते थे अमेरिका से, लंदन से, कनाडा से, कि हमारे पापा की डेड बॉडी पड़ी है, आप करा दीजिए, हम नहीं आ सकते। और वो लोग 1-1 साल नहीं आए, अस्थियाँ लेने भी नहीं आए। यही कारण था कि 1100 से ज़्यादा अस्थियाँ हमने बाद में 1 साल के बाद प्रवाहित की हैं हरिद्वार में जाके। उठाने वाला नहीं आता था। वो एक डर का मंजर तो था ही था, लेकिन ये भी पहचान हो गई अपने और पराये की भी। अच्छा, बात करते हैं आपके पद्मश्री तक पहुंचने के सफ़र की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपने बताया कि गुर्बत से शुरू हुआ और यहाँ तक आप पहुँचे। जब आप ये सब कर रहे थे, समाज सेवा, खासतौर पे कोरोना के समय में, और उसके बाद ही आपको एक तरह से भारत सरकार ने एक्नॉलेज भी किया आपके काम को, क्या आपको पता था कि ऐसा कुछ होगा, इतना बड़ा एक मुकाम मेरी ज़िंदगी में आने वाला है? नहीं, देखिए, हमने किसी अवार्ड के लिए सेवा नहीं करी। अगर ऐसी बात होती तो फिर हम को हल्का काम चुनते, क्योंकि पद्मश्री तो पेड़ पौधे लगाने वाले को भी मिल सकता है, पर्यावरण के लिए हम काम करें तब भी मिल सकता है, गंगा जी की, जमुना जी की सफाई पे लगे तभी मिल सकता है। ये जो था एक अलग डिफरेंट चीज़ थी। ये तो सीधा सीधा टक्कर थी। जैसे एक फौजी जाता है सीमा पर लड़ने के लिए, तो तली पे जान रख के जाता है। इसी प्रकार ये जो मंजर था इसमें, और शुरू से ही अगर 27 साल पीछे से बात करें तो ये सब्जेक्ट ऐसा था, इसको कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था, इस सब्जेक्ट पे बात करने को तैयार नहीं था। वो सब्जेक्ट को हम पकड़ के चले, उस सब्जेक्ट पे काम करते रहे बिना सरकारी मदद के। ना हमने कभी दिल्ली सरकार से, ना भारत सरकार से हमने कभी ग्रांट नहीं लिया आज तक। यही एक कारण रहा कि हम निर्भीक होकर काम करते रहे, जाबाजी की तरह हमारे ड्राइवर सेवा करते रहे, मेरे बच्चे सेवा करते रहे। अवार्ड नाम की चीज़ तो सोची भी नहीं थी हमने। ये तो जान बची है तो अवार्ड मिला, जान ना बची तो अवार्ड क्या करना था हमने फिर। तो इसलिए ये सब कुछ ईश्वर ने कराया, हमने कुछ नहीं किया। ये ऊपर वाले ने ऐसा खेल रच दिया, हमें शक्ति भी दे दी, लोगों ने दुआएं बड़ी दी। जब हम बीमार थे तो मुझे याद है कि कोई ऐसा धर्म नहीं बचा जिसके लोगों ने हमारे लिए मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, साईं बाबा जी के मंदिर में पूजा ना करी हो। और हमारे को ब्लेसिंग्स आती थी सारा दिन।
तो वो एक प्रेयर में, प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है, अरदास में। उसके दम पे हम सेवा भी करते रहे, उसके दम पे बचे भी रहे। वो जुनून काम आ गया। अवार्ड के बारे में तो सोचा भी नहीं था। वो तो अवार्ड तो मुझे नहीं मिला, वो तो मेरे मेहनत कश ड्राइवरों को, शमशान घाट पे काम करने वाले कर्मियों को, मेरे बच्चों को, इन सबको मिला है। अकेले शंटी को अवार्ड नहीं मिला। लेकिन अच्छा तो लगता है ना जब आपके काम को एक्नॉलेज किया जाता है तो। नेचुरली है, जब हमको काम करते हैं उसको कोई एक्नॉलेज करता है, पब्लिक या प्रशासन, तो और लोगों को, इससे और लोग मोटिवेट होते हैं। आज मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में जाता हूँ, क्योंकि अभी 3 महीने पहले मुझे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की कोर कमेटी जो बनी है, डिफेंडर्स एंड एनजीओज़ की, 13 लोग इंडिया से चुने गए हैं, उसमें मुझे भी रखा गया है। तो वो एक बहुत बड़ा सम्मान है, क्योंकि उसके माध्यम से मैंने 5 काम ऐसे करवा दिए जो मैंने कोविड में देखे थे कि लोग बड़ा सफ़र कर रहे थे। जैसे हॉस्पिटल वाले मोटा मोटा बिल बना देते थे, तो राइट टू पेशेंट एक एक्ट था, वो लागू नहीं हो रहा था, वो हमने लागू करवा दिया। इसी प्रकार डेड बॉडी नहीं देते थे हॉस्पिटल वाले, लाखों रुपए के बिल के चक्कर में। किसी का मकान बिक गया, किसी का गहने बिक गए, वो भी अब पास करवा दिया। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के हमारे चेयरमैन हैं अरुण मिश्रा जी, चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने वो भी कर दिया। इस प्रकार हमने 3 चीज़ें और कराई हैं कि डेड बॉडीज़ जो थी, लावारिस जो होती थी, पुलिस को मिलती हैं, प्रशासन को, वो जला देते थे, हम लोग ही जलाते थे। तो मैंने उस पर सलाह दी कि क्यों ना ये डेड बॉडीज़ हम बच्चों को दे दें एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एम्स में या अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में। तो हमारी वो मांग मान ली गई है कि अगर जिस बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं होगा उसको, उसके लिए दे सकते हैं। इसी प्रकार एक और बहुत बड़ा काम होने जा रहा है कि इंडिया के जितने भी शमशान घाट हैं उसमें ये ऑर्डर चले गए हैं कि कोई भी गरीब आता है, लावारिस आता है, उसका दाह संस्कार निःशुल्क होगा, चाहे वो सीएनजी है, चाहे वो लकड़ी वाला है। तो ये 4-5 चीज़ें मैंने तभी करा पाया कि मैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने मुझे सेवा का मौका दिया, और मैं इसके लिए तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने हमारे नाम को वहाँ भेजा होगा, या गृह मंत्री अमित शाह जी ने। कुल मिला के हमने जो सेवा शुरू की थी वो सेवा तक की रही, अभी भी सेवा ही चल रही है। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे ड्राइवर उसी तरीके से सेवा कर रहे हैं। आज कोई कोविड नहीं है उस तरीके से, लेकिन आज भी हमारे पास नेचुरल डेथ में भी 15 डेड बॉडी की पर डे एवरेज है। तो पहला कॉल या फिर वो पहला पत्र जब आपको ये पता चला कि आपको ऐसे सम्मानित किया जाने वाला है, राष्ट्रपति भवन में आपको खुद राष्ट्रपति साहब ऐसे सम्मानित करेंगे, तो क्या फीलिंग थी आपकी? नहीं, मैं रात को तकरीबन सो चुका था। 25 जनवरी की बात है 2021 की, और 10:30 के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन जी का फ़ोन आया मुझे। ही वॉज हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि बंधु क्या कर रहे हो? मैंने कहा सो रहा हूँ। अरे आप उठिए फटाफट, आपका नाम राष्ट्रपति जी ने पद्मश्री के लिए दे दिया। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, और बच्चे मेरे बड़े हक्के बक्के रह गए, खुश हो गए। फिर उसके बाद तो दुनिया के फ़ोन आने शुरू हो गए और मीडिया आ गया सारा। तो मैं समझता हूँ कि ये ट्रिब्यूट है उन लोगों को जिन्होंने देश के लिए सेवा की है, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे नर्सेज हों, सिविल डिफेंस वाले हों, एम्बुलेंस ड्राइवर हों, शमशान घाट पे काम करने वाले कर्मी हों, सफाई कर्मी हों, ये उन सब के लिए भी ट्रिब्यूट है कि जिन्होंने सेवा की है। तो मैं समझता हूँ कि ये अवार्ड जो है, सुनते थे कि बिकता है, ये सुनते थे कि पैसे वालों को मिलता है। कोई बड़े बड़े डॉक्टर जाके किसी बड़े नेता के कान का इलाज कर देते थे, दांत का इलाज कर देते थे, उसको पद्मश्री मिल जाता था। लेकिन जब मैं पद्मश्री लेने गया तो मैंने देखा कि वहाँ तो ऐसे लोग भी थे जिनके पैर में चप्पल नहीं है, और कपड़े भी जो थे उनके बड़े बेचारों के मैले कुचले थे। लेकिन जब उनके जीवनी को पढ़ते थे किताब में, तो उनको पैर छूने को दिल करता था कि यार ये माननीय प्रधानमंत्री जी कहाँ से ढूंढ के लाए लोगों को, यार कितना प्रयास किया गया हुआ है लोगों को ढूंढने के लिए। तो उनमें मैं अपने आप को बहुत छोटा पा रहा था। मैं कहता यार तो ये तो बहुत बड़े महान लोग हैं। तो कुल मिला के पद्मश्री अवार्ड मिलने तक मैं बहुत सरप्राइज था, और मुझे सबसे गर्व की बात यह भी है कि हमारी जो कौम है, सिख कौम, ये तो सेवा से जुड़ी हुई है सीधा सीधा। और मैं जब अवार्ड ले रहा था तो माननीय मोदी जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया चाय पीते हुए, कहने लगे शंटी जी जज्बा कहाँ से आया है? मैंने कहा जज्बा दिया तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने। हम तो बचपन से एक ही बात बोलते हैं कि देश शिवा वर मोहे है शुभ कर्मन थे कबो न करो, ना डरो अरसो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। और दूसरा एक ऐसा व्यक्तित्व मैं देखता हूँ कि जो
देश की सेवा में निर्भीक होकर काम कर रहे हैं। तो कहने लगे वो कौन है? मैंने कहा जी मेरे सामने खड़े हैं आप। तो ये वो चित्र है सामने जो मैं वही पूछने वाला था कि जी, क्या जी। कोई डिस्कशन हो रही थी, कुछ बात हो रही थी? यही डिस्कशन हो रही थी, अच्छा। यही डिस्कशन करी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और मुझे याद है 27 अप्रैल का वो दिन, जब मैं रात को शमशान घाट पे सेवा कर रहा था, तो रात को 2:30 बजे मुझे माननीय मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का फ़ोन भी आया था बधाई देने के लिए। और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी का भी फ़ोन आया था मुझे। फिल्म इंडस्ट्री से काफ़ी फ़ोन आया, धर्मेंद्र जी का, अक्षय कुमार जी का। अक्षय कुमार जी ने एम्बुलेंसेज भी भेजी। और बहुत बुरा समय था उस समय, लकड़ी नहीं थी शमशान घाट में। तो हमारे एक जो बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं राजू चड्ढा जी, राजेंद्र सिंह चड्ढा, उन्होंने हमारे को 1100 टन लकड़ी भेजी। तो एकदम हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात हुई कि लोगों ने सपोर्ट करनी शुरू कर दिया है। तो एक माननीय जस्टिस साहब थे हिमाचल के शिमला में, आदरणीय शर्मा जी, उन्होंने मेरे को लकड़ी के 2-3 ट्रक वहाँ से भेजे। उससे लोगों को हमें लगा यार लोग आज जुड़ने शुरू हो गए हैं। और एम्बुलेंसेस के लिए भी हमें टेक महिंद्रा ने, बजाज एलियंस ने, और ये स्लीप वेल ने, ATS, ऐसे बहुत कंपनियां थी जिन्होंने हमें उस समय कहा कि शंटी जी हम एक एम्बुलेंस हम भी लगाना चाहते हैं आपके साथ सेवा में। और एक MM पाल सिंह गोल्डी जी हैं, रोशनार रोड पे, रणधीर सिंह चंडोक हैं। इन लोगों ने हमारे लिए दरवाजे खोले। एक साउथ दिल्ली में त्रिदेव कपूर जी रहते हैं, उन्होंने कहा जी सारा शमशान घाट पे भोजन मेरी तरफ से। तो ये चीज़ें जुड़ती चली गई और हम अपने उस काफिले को आगे बढ़ाते चले गए। अच्छा शंटी जी, सोशल मीडिया का कितना इम्पैक्ट रहा आपके काम पे? क्योंकि सोशल मीडिया कहते हैं कि ऐसी पावरफुल चीज़ है कि यहाँ पर अगर आपने कुछ किया और हल्का सा भी सोशल मीडिया पे आ गया तो पूरी दुनिया में वो चीज़ फैल जाती है। आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है सोशल मीडिया को लेकर? हुआ क्या कि सोशल मीडिया कई जगह पे तो नेगेटिव दिखा रहा था। दिखाना तो वो चाहते थे कि हिंदुस्तान में बहुत कहर आया है, आया तो पूरी दुनिया में ही था। शुरू किया सोशल मीडिया ने नेगेटिव से लेके, लेकिन जब उनको लगा कि जिस दिल्ली के अंदर वो नेगेटिव दिखाने आए हैं वहाँ पर पॉजिटिव करने वाले लोग भी बैठे हैं, वहाँ वॉलंटियर्स काम आए, वहाँ शहीद भगत सिंह सेवा दल की जांबाज वॉरियर काम आए, वहाँ पे हमारे धार्मिक संस्थाओं ने लंगर लगा दिए। तो मीडिया का रोल ये रहा कि वो जो नेगेटिव दिखाने की कोशिश भी कर रहे थे बाहर के चैनल, लेकिन हमारा जो यहाँ का सोशल मीडिया था उसने ये भी दिखाया कि जब कोई लाश को हाथ नहीं लगा रहा और चौथे मल्ले से उतारने वाला नहीं है तो शहीद भगत सिंह सेवा दल के वॉरियर खड़े हैं वहाँ जाके। उन्होंने बहुत पॉजिटिव भी दिखाया। तो आपके करियर को एक तरह से बूम मिला सोशल मीडिया का, उसमें बहुत ज़्यादा मिला। और मेरे एक इंटरव्यू, जैसे ऋचा ने इंटरव्यू लिया मेरा, ऋचा का इंटरव्यू 8 करोड़ लोगों ने देखा। ऋचा अनिरुद्ध ने जिंदगी विद ऋचा मेरा दिया एक इंटरव्यू, 8 करोड़ लोगों ने देखा। ये मीडिया की मेहरबानी थी, सोशल मीडिया की मेहरबानी थी। इसी प्रकार मैंने जो हॉस्पिटलों के कहर के वीडियो डाले कि लाश नहीं दे रहे हैं, वो मेरे 18 मिलियन तक गए, 20 मिलियन तक गए। और उसका असर हुआ कि उन हॉस्पिटलों को अपनी गुंडागर्दी थोड़ी रोकनी पड़ी, कम करनी पड़ी। और कुल मिला के हमारे देश की मीडिया का रोल अच्छा रहा। उस समय हॉस्पिटल्स ने वाकई में एकदम अंधेरगर्दी मचा दी थी। वाकई में क्या होता है, गुंडागर्दी थी। इंश्योरेंस कंपनियां, हॉस्पिटल्स और लैब वाले 70% ही सब आपस में मिल गए थे। अगर आपकी 5 लाख की इंश्योरेंस है, आपको हॉस्पिटलाइज कर दिया, 4,90,000 तक वो TPA पास करते रहते थे। जब वो 5.5 लाख हो जाता था तो कहते नहीं जी नहीं, आपको तो पहले से दमा था, आप तो लीवर पहले ही प्रॉब्लम कर रहा था, हम आपको बिल नहीं पास कर सकते। और हॉस्पिटल वाले भी कांटा मार देते, पैसा लाओ नहीं तो पेशेंट को छोड़ेंगे नहीं। ऐसे पेशेंट को मैंने छुड़ाया जाके, ऐसे पेशेंट को छुड़ाया भी, इमदाद भी कराई, और उन्हीं इंश्योरेंस कंपनियों ने पैसा भी दिया आके घर के ऊपर। उसका कारण है कि हम लोगों ने फाइट किया। हमारी सोशल मीडिया बहुत मजबूत है। मेरे खुद के 18-20 लाख फॉलोवर हैं, ट्विटर पे हमारे 1 लाख है। तो हम उसको जब डालते थे फिर लोग आगे पूरी दुनिया में डाल देते थे। तो वही इंश्योरेंस कंपनी जो 2 घंटा पहले कहती थी कि नहीं जी नहीं पैसे देने पड़ेंगे, हम नहीं दे सकते, वही घर पे आके कहती थी पैसे ले लो। ये सोशल मीडिया का बहुत दम है जी, बहुत ताकत है जी। चलिए अब बात करते हैं राजनीति की, क्योंकि आप राजनीति में भी काफी एक्टिव रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में फिर एक बार आप एक्टिव रोल में नजर आएंगे। मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने निर्णय कर लिया है कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मुझे परमात्मा ने जो मान सम्मान इज्जत देनी थी उससे ज़्यादा दे दी है, मेरी औकात से ज़्यादा। सब्र इंसान को आता नहीं है, लेकिन संगठन है, अगर संगठन कोई कहता है कि फलां जिम्मेदारी आपको निभानी है तो मैं संगठन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ।
अपने लिए मैं कुछ नहीं करूँगा। मेरे को लालच नहीं है, मैं कोई टिकट के लिए ये वो कुछ नहीं करूँगा। क्योंकि जब आप निगम पार्षद थे तो मुझे याद है तब भी आपने काफी काम किए थे, जमीन से जुड़े हुए, 2 बार निगम पार्षद रहा है, एमएलए रहा, एमएलए रहे हैं। लेकिन आज मैं अपने मन से कह रहा हूँ कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि आज परमात्मा ने मुझे उससे कई गुना ज़्यादा मान सम्मान दे दिया। अगर अभी भी मेरी झोली नहीं भरती है, मैं अगर खुश नहीं हूँ परमात्मा से, तो फिर बेशुक्रा और नाखुश इंसान को तो कोई खुश कर ही नहीं सकता। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले और जनता की सेवा करने का आपको बड़े स्तर पे मौका मिले, क्योंकि अगर पावर मिलती है तो उस पावर का इस्तेमाल अगर आप अच्छे स्तर पे करेंगे, लोगों की सेवा के लिए करेंगे, तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा? आपको लगता नहीं कि अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले, कोई आपको बोले कि आप हमारी पार्टी से, आप तो भारतीय जनता पार्टी में है वैसे, मैं एक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ और मैं उस संगठन के लिए कह रहा हूँ कि अगर संगठन के लिए कहीं मुझे भेजा जाएगा या कहा जाएगा कि ये काम तुमको करना है, वो तो मेरे लिए जिम्मेदारी हो गई है। वो मेरा शौक तो नहीं है। मैंने साफ कह दिया, मैंने कह ही दिया कि मुझे चुनाव लड़ना ही नहीं है, बात ही खत्म हो जाती है फिर। अच्छा, हम लोग एक जिंदगी में पूरे काम कर नहीं पाते हैं, कभी भी एंड में लगता है कि यार ये काम रह गया, मुझे ये करना चाहिए था। आने वाले समय में आपकी कुछ टू डू लिस्ट है जिसमें कि आपको लगता है कि मुझे ये काम अभी करना है, ये काम करना है, ये सब मैं कर चुका हूँ, लेकिन अब मुझे ये काम करने हैं, जैसे कि बच्चों की शिक्षा के लिए, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, या फिर क्योंकि आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो काम कर ही रहे हैं, क्या इन क्षेत्रों में भी आप आएंगे आगे? देखिए, हर आदमी की एक फील्ड होती है। जैसे मैंने पहले कहा, कोई पर्यावरण पे काम करता है, कोई बच्चों पे काम करता है, कोई महिलाओं पे काम करता है। मेरी फील्ड हेल्थ से और डेड बॉडी से जुड़ी हुई है। मैं आने वाले समय में अपने जीवन में, मेरे बच्चे भी करेंगे, मैं भी करना शुरू कर रहा हूँ। लगभग 850 जिले हैं पूरे हिंदुस्तान में। हर जिले में एक डेड बॉडी वाली गाड़ी हम खड़ी करके मरेंगे, इससे पहले नहीं जाएंगे। पूरे देश में? पूरे देश में पूरा प्लानिंग कर रहा हूँ मैं इसके ऊपर। मुझे पूरा यकीन है कि देश के बड़े बड़े उद्योगपति, इंडस्ट्रीज, CSR या जो भी है, किसी भी तरीके से वो शहीद भगत सिंह सेवा दल का साथ देंगे। शहीद भगत सिंह सेवा दल ये अपने सपने को पूरा करेगा कि देश के हर कोने में किसी को लाश उठाने के लिए किसी के आगे ऐसे ना करना पड़े कि प्लीज़ मेरी डेड बॉडी को उठा के ले जाओ। क्योंकि आप देख रहे थे कोविड में, कोई साइकिल पे ले जा रहा था, कोई रिक्शे पे ले जा रहा था, कोई कंधे पे लेके जा रहा था। तो वो मेरे दिमाग में बैठा हुआ है सपना। अगर मैं राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली में कर सका हूँ, NCR में कर सका हूँ, तो मैं देश के कोने कोने तक इसे लेके जाऊँगा। और हर शमशान घाट के, देश के किसी भी शमशान घाट में कोई भी व्यक्ति जाएगा और उसको लकड़ी नहीं मिलती है, कोई संस्कार नहीं करता है, तो हमारे फ़ोन नंबर 8750905050 87 50 90 50 50 पे फ़ोन करें। उसका संस्कार करना मेरा काम है। देश का कोई भी कोना हो, वो जम्मू कश्मीर से लेके लेह लद्दाख तक कहीं भी हो, अटक से कटक तक हो जाए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो, हमें काम कराना आता है। हम वहाँ के प्रशासन को कह के उस व्यक्ति का दाह संस्कार कराएंगे। ऐसा काम हम कर रहे हैं और कर चुके हैं। क्योंकि अभी पीछे किसी ने एक स्टार्टअप बना दिया कि 37,500 रुपये में संस्कार करेंगे। उसका बकायदा उन्होंने ट्रेड फेयर में भी स्टॉल लगा दिया। मैंने कंडेम किया उसको कि 37,500 में हमारे देश में संस्कार आप करने का कह रहे हैं। आज भी ऐसे परिवार हैं जिनकी बच्ची के हाथ पीले होते हैं अपने पैसे में। तो मैं आपकी बात को कंडेम करता हूँ, आपके खिलाफ कंप्लेंट करता हूँ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में। और मैं वायदा करता हूँ कि पूरे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति गरीब है, असहाय है, लावारिस है, उसका दाह संस्कार शहीद भगत सिंह सेवा दल कराएगा। आज कभी भी रहती दुनिया तक 100 साल तक भी जब कोविड का नाम आएगा तो शहीद भगत सिंह सेवा दल का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी महेश भट्ट जी ने मेरे ऊपर एक फीचर फिल्म बनाई है 1 घंटे की, वो आ रही है नेटफ्लिक्स पे। इसी प्रकार कुछ और प्रोड्यूसर लगे हुए हैं जो मेरे राइट्स लेके मेरे ऊपर बायोपिक भी बना रहे हैं। तो ये 200 साल तक भी जब कोई मूवी बनेगी, जैसे शहीद भगत सिंह जी के ऊपर कितनी मूवी आ चुकी हैं, वो शहीद भगत सिंह जैसे लोग मर थोड़ा सकते हैं, वो जिंदा हैं क्योंकि उनको लोगों ने अपने नाम से, उनके नाम से, और जब भी कोई फिल्म बनेगी वो याद आएंगे। इसी प्रकार हमारा अगर काम अच्छा था तो लोगों को दिखेगा। वो आज मुझे पूरी दुनिया में क्यों बुला रहे हैं लोग। अभी मैं जून में कनाडा जा रहा हूँ, अमेरिका जा रहा हूँ, लंदन जा रहा हूँ, सारे मेरी तैयारी हो रही है। इंडिया में कोने कोने घूम चुका हूँ। अभी भी मैं कल चंडीगढ़ जा रहा हूँ और 14 को मुंबई में हूँ, 15 को पुणे में हूँ, 16 को लुधियाना में हूँ, चंडीगढ़ में। ऐसे मुझे लोग दूर दूर बुलाते हैं। अभी मैं इंदौर होके आया हूँ 3 दिन पहले, उज्जैन, वहाँ भी मेरा कार्यक्रम लगा हुआ था। लोग मुझसे मोटिवेशन एक्शन लेक्चर कराते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। युवाओं के नाम कोई संदेश देना चाहें आप? युवाओं को मैं एक ही बात कहता हूँ
कि आप प्रशासन पर डिपेंड करना छोड़ दो। सबको कहता हूँ ये बात तो मैं, कि आपके घर में लाइट नहीं आती, आप इन्वर्टर खुद लगाते हो। आपके घर में पानी साफ नहीं आता, आप आरओ लगाते हो ना। तो इसी प्रकार सिक्योरिटी के लिए आप सीसीटीवी कैमरे भी लगाते हो। तो अब तैयार हो जाइए, आने वाले टाइम में जैसे फिर कोविड आ जाए, कुछ भी आ जाए, अब आप कंसंट्रेटर भी रखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखिए, और हर धार्मिक स्थल एक एम्बुलेंस भी मेंटेन कर सकता है। और युवाओं को तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि आज आपको उन्हीं लीक पे चलते हुए कोर्सेज से हटने की जरूरत है। अब मैं देखता हूँ, मुझे खुशी होती है कि आज MBBS बहुत बच्चे ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। नहीं तो जो कहता है डॉक्टर बनना है जी, जो कहता है इंजीनियर बनना है जी, आज चेंज आया है उसमें। जब से स्टार्टअप वगैरह आए हैं, यहीं पर बच्चों ने इतने काम कर लिए हैं। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है प्रोफेशन, लेकिन वो करते करते बच्चे बेचारे 30-35 साल के हो जाते थे। आज 24 साल का बच्चा 30-30 लाख का पैकेज ले रहा है, 40-40 लाख रुपए का। तो इसलिए मेरा खुद का बेटा लंदन से जाके डिजास्टर मैनेजमेंट में मास्टर करके आ गया, जिसकी जरूरत है आने वाले समय में भी। डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, एंटी टेररिज्म हो गया, ऐसे कोर्सेज जो हैं हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं बच्चों के लिए। तो उनमें नौजवानों को आगे आना चाहिए, और किसी भी काम को ज़िंदगी में छोटा नहीं समझना चाहिए। ये बस सोचिए छोटा काम है जी, मैं तो बड़ा काम करूँगा जी। ये छोटा काम करते करते जितेंद्र सिंह शंटी लाशें चलाते 27 साल में राष्ट्रपति भवन पहुँच गया ना। तो आप क्यों नहीं पहुँच सकते हैं? तो मैं सबको ये, और मैं अपने लिए एक आखिर में एक शेर बोलूँगा और ये कहूँगा कि हम तो वो वृक्ष हैं जो जमाने के काम आएंगे, सूख भी गए कभी यारो तो जलाने के काम आएंगे। शंटी जी, हमारे इस पोर्टल राजनीति.com के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो मनोज अग्रवाल और मोहित क्वात्रा जी ने राजनीति.com, ये भी अपने एक अलग तरीके से प्रयास है, और इस माध्यम से ये अलग अलग मुद्दों को जनता तक ले जाएंगे। आज यूट्यूब एक बहुत बड़ा माध्यम है, किसी ने कुछ ढूंढना यूट्यूब से ढूंढता है, वो गूगल से ढूंढता है। तो मैं इनको बधाई देता हूँ, इसी तरीके से ये प्रयास करते रहें, अच्छे अच्छे लोगों को, समाज के लोगों को, देश को प्यार करने वाले लोगों को अलग अलग तरीके से पेश करें। तो मैं समझता हूँ इनका चैनल काफ़ी अच्छा तरक्की करेगा। जितेंद्र सिंह शंटी ने बहुत बड़ी बातें कही हैं, और युवाओं के नाम जो संदेश दिया है वो भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अहम है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ हम आपके सामने फिर एक बार हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।